हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, आरएसएम एसएसबी टीआरए एंड जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट आया है। जैसा कि आपको पता है, हमारे पास फाइनल में 100 के लगभग कैंडिडेट्स हैं। अभी प्रोविजनल वालों का भी रिजल्ट आ चुका है, तो उसमें से भी 3-4 स्टूडेंट का हुआ है, तो 95 से अब 100 के करीब हो गए हैं। हम सभी के साथ इंटरव्यूज कंडक्ट कर रहे हैं। इंटरव्यूज इसलिए कंडक्ट किए जा रहे हैं कि जो हमें सफलता मिलती है, सक्सेस मिलती है, वो डायरेक्टली नहीं मिलते हैं। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, फेलियर भी देखने पड़ते हैं, डीमोटिवेट भी हुए, खुद को मोटिवेट भी रखा, पेशेंस भी रखा, बहुत सारे एग्जाम दिए, कुछ मिस्टेक्स कर रहे थे उनको अपन दूर करते गए। इन वजह से जो सिलेक्शन हमारा 5-6 महीने में हो सकता था, वो सिलेक्शन 3-4-5 साल लंबा खींच जाता है। तो आप भी यही गलतियां करने वाले हो जिनसे आपके सिलेक्शन में 3-4-5 साल लगते हैं। यदि आप इन वीडियोज को देखेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आपका सिलेक्शन 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा। हफ्ते में 1 या 2 वीडियोज देखिए, एक साथ बहुत सारी वीडियोज मत देखिए। उसके बेसिस पर थोड़ा एनालिसिस कीजिए, अपनी मिस्टेक्स को दूर कीजिए, अपना प्लान बनाइए। तो आज हमारे साथ हनुमानगढ़ से सचिन पारिक जी हैं। 580 मार्क्स के साथ इनका सिलेक्शन हुआ है, कॉमर्स से है। ये एमई कैटेगरी से भी है, लेकिन इनका सिलेक्शन ईडब्ल्यूएस से हुआ है क्योंकि एमई की कट ऑफ तो ज़्यादा गई है। और ये सीए स्टूडेंट भी रहे हैं, आईपीसीसी का एक ग्रुप क्लियर किया है। तो इनसे हम ये भी जानेंगे कि सीए की स्टडी का कितना बेनिफिट मिला। तो सबसे पहले तो सचिन जी, आपको और आपकी फैमिली को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सचिन जी, ये बताइए, जब पीडीएफ में अपना रोल नंबर नजर आया और आपको पता चला कि लेवल 5 से डायरेक्टली लेवल 10 पर अपन पहुंच गए, वरना यहाँ तक पहुंचने में अपन को 18-20 साल मिनिमम लगते, तो क्या रिएक्शन रहा आपका, फैमिली का कैसा लगा? जी, बिल्कुल सर, बहुत खुशी हुई जब मैंने पीडीएफ देखी। सबसे पहले तो मैंने कट ऑफ देखी कि कट ऑफ अगर के अंदर आ रहे हैं तो ओके, उसके बाद रोल नंबर देखना है। फिर उसके बाद घर पे बताया मम्मी-पापा को। और जैसे ननियाल में रहा हूँ तो ननियाल के काफ़ी क्लोज़ रहा हूँ मैं, नाना जी को फ़ोन किया, तो सब बहुत खुश थे कि ये जानकर कि अकाउंटेंट में हो गया। क्योंकि लास्ट जो अकाउंटेंट वैकेंसी थी उसमें भी मैं काफ़ी करीब जाकर बाहर हुआ था। उसमें तो हालाँकि राजस्थान जीके इतना प्रिपेयर नहीं था मेरा, कॉम्पिटिशन की लाइन में नया ही था मैं, शायद 3-4 महीने हुए थे। तो इस बार काफ़ी अच्छा लगा सर, एक स्टूडेंट रेपुटेटेड बिल्कुल। जॉब लेकर बहुत अच्छा लगा। स्टूडेंट बिल्कुल कि कई बार ऐसा होता है कि अपन को अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल पाती, फिर भी अपन खुद पर घमंड नहीं करते हुए अपन वो जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि जॉब की हमें ज़रूरत होती है। और एलडीसी की जैसी की जॉब है, क्लर्कल वर्क ज़्यादा होता है, अपने पास पावर नहीं होता, स्टेटस नहीं होता, डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। यहाँ पर शानदार स्टेटस वाली जॉब अपन को मिल गई। और जब रिटायर होंगे तो आप ये मान करके चलिए कि यदि ठीक ठाक आपके प्रमोशन होते रहते हैं, जैसे मैक्सिमम 9 साल में एक प्रमोशन होता है, वो होता रहता है, तो आप अपने डिपार्टमेंट में सर्वोच्च पद पर रिटायर होंगे। तो ये बताइए सचिन जी कि आप कब से कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कौन से ईयर से, कौन कौन से एग्जाम दिए, उनमें कहाँ तक पहुँचे, ये सब बताइए। सर मैंने सीए ड्रॉप आउट करने के बाद 2015 में, मतलब जनवरी 2015, हाँ, जनवरी 2015 में मैंने सीए छोड़ के मैं दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो गया था सर। और उसके बाद मैंने एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन स्टार्ट की और लगभग 2-3 साल तक वही प्रिपरेशन की मैंने। और उसमें मैं सीएचएसएल के डीवी तक और एसएससी एमटीएस के डीवी तक पहुंचा। और सीजीएल का प्री प्री में नहीं, प्री भी क्लियर नहीं हो पाया था मेरा। तो उसके बाद फाइनल सक्सेस नहीं मिली। तब ऐसा मन में था कि यार अब कोई जॉब तो चाहिए, एटलीस्ट 2.5-3 साल हो गए हैं। घर वाले भी एक्सपेक्टेशन रखते हैं और एक मिडिल क्लास फैमिली से ये एक होता है कि जॉब लेके जल्दी से सेट हो जाए। तो उसके बाद फिर मैंने राजस्थान में एक वैकेंसी आई थी सर, जेवीवीएनएल की। उसमें 2018 सी, वाली? हाँ, 19 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी उसमें, 2018 वाली। तो हम्म। उसमें वो पेपर क्या आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया था। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि राजस्थान का एग्जाम, मैं राजस्थान के एग्जाम से इतना नहीं था कनेक्टेड। और उससे पहले मैंने, हाँ, जूनियर अकाउंटेंट जो आया 2016 में, वो फॉर्म मैंने जरूर भरा था और वो एग्जाम भी दे के गया था मैं, पर उसमें राजस्थान जीके के 25 क्वेश्चन मैंने बिल्कुल छोड़ दिए थे। फिर भी मुझे याद है मैं उसमें लगभग एसएससी की तैयारी की वजह से
545 के अराउंड स्कोर कर दिया था मैंने, शायद कट ऑफ 580 के क्रॉस कर चुकी थी, तो मेरे इतने स्कोर थे। तब वहीं से मुझे लगा कि यार हाँ, राजस्थान में अगर मैं तैयारी करता हूँ तो जॉब ली जा सकती है कम से कम। तो वो जेवीएनएल का एग्ज़ाम मैंने दिया, आईबीपीएस ने कंडक्ट करवाया था और वो मेरा क्लियर हो गया। और उसके बाद टाइपिंग थी, तो मैंने टाइपिंग में अच्छे से मेहनत की और वो जॉब मेरी फरवरी 2019 में लगी, उसमें ज्वाइनिंग हो गई। ये जेवीबीएनएल जेआरए या फिर उसमें कोई और जॉब थी आपकी? नहीं, सीए सेकंड जो थी, एलडीसी, सीए सेकंड, ठीक है। कमर्शियल असिस्टेंट सेकंड। ठीक है। हाँ, तो वो जॉब मेरी लगी। उस दौरान क्या है कि उसकी ज्वाइनिंग से पहले ये आरएसएसबी एलडीसी 2018 वैकेंसी था, उसका रिटर्न हो चुका था। तो हम्म। वो रिटर्न मेरा अच्छा गया हुआ था। मैंने उसके लिए 2-3 महीने राजस्थान जीके पढ़ना पड़ा मुझे। बाकी सीजीएल की प्रिपरेशन की वजह से मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ा। जैसे मैथ्स, साइंस और इंग्लिश, वो सब मेरा कंप्लीट तैयार था, हम्म। क्योंकि सीजीएल में अच्छे लेवल की ये चीज़ें पूछी जाती है। हम्म। तो उसके बाद वहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा यार अब तो एलडीसी तो क्या, अकाउंटेंट की ही प्रिपरेशन करेंगे। और उसमें डिपार्टमेंटल कोटा भी होता है सर, आप सीए सेकंड हो और अगर जेवीएनएल में जूनियर अकाउंटेंट देते हो तो डिपार्टमेंटल कोटा भी मिलता है, अलग से कट ऑफ जाती है उसकी। तब मैंने आपका कोर्स परचेज किया था सर, आपने लॉन्च किया था शायद पहली बार 2019 में, जेवीएनएल का। हम्म। फिर वहाँ काम का और हेडेक सर, पब्लिक डीलिंग इतनी ज़्यादा थी, तो मुझे ऐसा लगा नहीं यार, यहाँ तो जॉब नहीं करनी, यहाँ तो वो एआरओ पोस्ट पर तो और भी ज़्यादा मैंने हालात देख लिए मैंने। तो मैंने कहा नहीं यार, एक बार स्टेट गवर्नमेंट में जाते हैं, ये तो निगम है, और उस टाइम ऐसा माहौल भी चल रहा था कि तो वो प्राइवेटाइजेशन। 2021 वाला एग्जाम दिया नहीं आपने? नहीं, वो नहीं दिया मैंने सर। वो मैंने 2021 वाला जूनियर अकाउंटेंट हुआ, वो मैंने नहीं दिया। तो फिर उसके बाद इसमें टाइपिंग बाकी था सिर्फ, आरएसएस बी एलडीसी का, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। टाइपिंग मेरी अच्छी थी, मैंने थोड़ा बहुत 10 एक दिन छुट्टी लेके टाइपिंग की तैयारी की और इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। हालांकि मुझे कोई पे प्रोटेक्शन या ऐसा कुछ फायदा नहीं हुआ, सेम L5 की जॉब ही थी। इवन मुझे बॉन्ड अमाउंट भी जमा कराना पड़ा, डिपॉजिट कराना पड़ा, और घर से भी काफ़ी दूर उदयपुर पोस्टिंग आई, लेकिन फिर भी मैंने ज्वाइन किया। मेरा ये था कि एजुकेशन में जाता हूँ तो आगे तैयारी के लिए टाइम मिल जाएगा। तो फिर मैंने जुलाई 2020 में एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन किया सर, एलडीसी एज ए। ओ, ठीक है। तो स्टूडेंट लगभग 2015 से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। 2015 में इन्होंने सीए को ड्रॉप किया। सीए वाले क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे। तब से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। शुरुआत में जैसा कि अधिकतर कॉमर्स स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं या उनको सही लगता है, एसएससी सीजीएल की इन्होंने प्रिपरेशन की, डीवी तक भी पहुंचे, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट को लगता है कि कॉमर्स की वैकेंसीज कम आती है तो उनकी इन्होंने प्रिपरेशन की। बिल्कुल। लेकिन जैसा कि इनको महसूस हुआ कि उनमें कंपटीशन भी बहुत 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 ज़्यादा होता है, फिर जेवीबीएनएल 2018 में एक मिस्टेक इन्होंने की। उसमें इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट वाला एग्जाम नहीं दिया। नहीं दिया सर। जेवीबीएनएल 2018 में इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट वाला एग्जाम नहीं दिया और सीए सेकंड, कॉमर्शियल असिस्टेंट सेकंड में इनका सिलेक्शन हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ भी है टाइम टाइम पर कि मैंने 13 मंथ एज ए आर ओ वर्क किया है। तो चाहे कोई भी हाँ गवर्नमेंट सर, जॉब हो बताएं। जिसमें पब्लिक डीलिंग होती है, वो थोड़ा सा हेक्टिक होता वो है, या थोड़ा मुश्किल जिसमें होता है सर। भी पब्लिक डीलिंग होती है, तो एआरओ पर बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और एआरओ का, बिल्कुल सर। एआरओ जितना ही काम या उससे भी ज़्यादा काम कॉमर्शियल असिस्टेंट को करना पड़ता है। जी सर, बहुत ज़्यादा। जितना काम कॉमर्शियल असिस्टेंट सीख जाता है उतना काम वो करता है, और उसके बाद जो काम बच गया वो एआरओ करता है। दोनों लगभग लगभग बराबर काम कर रहे होते हैं, बस रेस्पॉन्सिबिलिटी एआरओ की होती है, चार्ज शीट उसको मिलती है। ये वाला पॉइंट अपन बाद में लेंगे कि कुछ स्टूडेंट इस इंटरव्यू के कमेंट में पूछेंगे कि जेवीबीएनएल वैकेंसी अच्छी नहीं है क्या, वो पॉइंट अपन बाद में ले लेंगे। अभी इनकी स्टोरी अपन बता रहे हैं। इस वजह तो इनको बर्डन वाली जॉब लग रही थी, तो इन्होंने 2021 वाला जेवीबीएनएल जूनियर अकाउंटेंट हमारा कोर्स जरूर लिया, लेकिन इन्होंने एग्जाम नहीं दिया। और फिर इन्होंने एलडीसी की जॉब लेना ज़्यादा बेटर समझा, एजुकेशन डिपार्टमेंट में वहाँ चले गए। फिर इन्होंने टीआरए जीआरए की प्रिपरेशन की। तो टीआरए जीआरए से पहले इन्होंने लगभग, एक तो जेवीवीएनएल 2018 में कॉमर्शियल असिस्टेंट, और एक बस वही एक एग्जाम दिया था, उसको भी कॉमर्स का मानो तो वो भी एक तरीके से कॉमर्स का एग्जाम नहीं है। तो रविकांत जी,
पहले अपन इसी क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ये कहेंगे कि जेवीबीएनएल की वैकेंसी तो अच्छी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसलिए हम तो फॉर्म वगैरह हम्म। नहीं भरते हैं। तो ये बताइए कि किसी स्टूडेंट के पास एट प्रेजेंट जॉब नहीं है और उसे जॉब चाहिए, कॉमर्स स्टूडेंट है, तो जेवीबीएनएल की प्रिपरेशन करनी चाहिए या उस लाइन से पूरी तरीके से हट करके कहीं और ही हाथ आजमाना चाहिए? आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? सर मेरा ओपिनियन यही है कि उसको बिल्कुल प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से तो बहुत अच्छी जॉब है वो। ऐसा नहीं है, जब आपके पास, जैसे मेरे पास ऑप्शन था सर स्विच करने का, तो मैं स्विच कर गया। अदरवाइज तो जॉब तो करनी ही थी, अगर भले ही वो अच्छी लगे या ना लगे, उस टाइम ऐसी सिचुएशन में आप नहीं होते हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर कोई बेरोजगार स्टूडेंट है और वो एक जॉब लेना चाहता है, ताकि थोड़ा सा एक, वो कहते हैं ना, जॉब सिक्योरिटी, तो उसको जरूर तैयारी करनी चाहिए। चाहे जेवीनल में कोई भी पोस्ट है, सी सेकंड हो या जूनियर अकाउंटेंट हो, कोई भी हो। क्योंकि एक बार आपका मकसद होता है कि एक बार जॉब लेना, ताकि वो थोड़ा सोसाइटी का प्रेशर कुछ तो कम हो। कुछ क्या, काफी हद तक कम हो जाता है सर, अगर एक बार आपके पास जॉब होती है तो सोसाइटी का प्रेशर हट ही जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इस पॉइंट को मैं अपनी ओपिनियन और बता देता हूँ कि जेवीबीएनएल की वैकेंसी अच्छी है या नहीं है। वो मैं अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जॉब से रिजाइन करने के बाद। हालांकि मैंने ऐसा कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं बनाया, लोग जरूर से बनाते हैं रिजाइन करने के बाद, वाई आई रिजाइन फ्रॉम जेवीबीएनएल, इस टाइप का मैंने कभी कोई वीडियो बनाया नहीं। देखिए होता क्या है, पहली बात तो वो जॉब अच्छी है या नहीं है वो एक सब्जेक्टिव मैटर है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे बिल्कुल। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई जो डेस्क वाली जॉब होती है ना वो अच्छी होती है, टीचिंग वाली जॉब अच्छी नहीं होती। जबकि मैंने हमेशा प्रेफर टीचिंग को किया। तो उन्हें टीचिंग वाला काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता है कि भैया आप तो इतने घंटे खड़े रहना पड़ेगा, बच्चे चिल्लाते हैं वो सब। जबकि मुझे वो बहुत ज़्यादा आरामदायक लगती है। दूसरी बात, जॉब चाहे कितनी भी हेक्टिक हो, कैसी भी हो, इंसान धीरे धीरे एडजस्ट हो जाता है। हो जाता तीसरी बात, वो जॉब बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, बहुत सारे लोगों को मजा आता है कि हमें तो इसी टाइप की जॉब चाहिए थी। चौथी बात, उस जॉब में भी अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे सब डिवीजन में एज ए आर ओ काम कर रहे हो तो थोड़ा सा हेक्टिक होता है, लेकिन सर्किल ऑफिस में काम कर रहे हो, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट में हो, तो वहां पर आराम रहता है। अगली बात, वहां पर हेक्टिक शेड्यूल आपका तब तक रहता है जब तक आपका पहला प्रमोशन नहीं हो जाता। रूल वैसे 5 साल का होता है, 5 साल में प्रमोशन नहीं होता तो आपको फिनेंशियल बेनिफिट मिलने लग जाते हैं, पोस्ट नहीं मिलती है। लेकिन पहला प्रमोशन हो गया, आप डब्ल्यू सेकंड बन गए, फिर आपकी टेंशन खत्म है। आप ये मान के चलो, मतलब कोई डब्ल्यू सेकंड देख रहा होगा तो फिर उसको बुरा लगेगा, लेकिन 90% हेडेक आपकी खत्म है। मैं तो ये कहूंगा इवन 98% हेडेक आपकी खत्म है। सारा का सारा बर्डन केवल और केवल एआरओ पर आता है, सारा है। काम सब डिवीजन एआरओ में ही कर। ज्यादा हाँ, वर्कलोड है सर। बाकी लोग केवल परेशान करते हैं और मतलब बाकी लोगों के पास इतना काम नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जेवीबीएनएल को कंपेयर कर रहे हो टीआरए जेआरए से। तो अगर टीआरए जेआरए से कंपेयर करो तो टीआरए जेआरए को यदि मैं 100 नंबर देता हूं, जेवीबीएनएल को मैं दूंगा 10 नंबर। लेकिन अगर प्राइवेट जॉब से कंपेयर करो तो यदि मैं जेवीबीएनएल को 100 नंबर देता हूं तो मैं प्राइवेट को दूंगा 1 नंबर। मतलब बिल्कुल। प्राइवेट एक और जेवीबीएनएल 100, इतना अंतर है। लेकिन अगर बात करो आप टीआरए जीआरए तो उसको मैं 1000 दूंगा। आप ये देखो कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। टीआरए जीआरए बिल्कुल को सर। भी यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर एबीएसटी से कंपेयर करोगे तो वो 100 है, तो यहाँ पर वो 40 ही है। तो इस बात पर डिपेंड करता बिल्कुल है। सर। प्राइवेट में आपको नहीं पता किस तरीके से काम होता है। अगर आप, मतलब डिपेंड करता है, प्राइवेट में यदि आप जॉब कर रहे हो 10 12 15 हज़ार रुपए की जॉब कर रहे हो तो मजदूरों के जैसे आप काम कर रहे हो, आपको पैसा मिल रहा है, कभी भी बिल्कुल। आपको हटा देंगे दूसरी जॉब मिल जाएंगे। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यदि आपको ठीक ठाक पैसा दिया जा रहा है 35 40 50 हज़ार रुपए, इवन ऐसे ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो ऐसी ऐसी भाषा में बात करते हैं कि आप घर पर जाकर के बता नहीं सकते हो। बिल्कुल सर। स्कूलों के मालिक, जो मालिक है वो अनपढ़ होते हैं, उनको किसी चीज से मतलब नहीं होता। एक बच्चा फेल हो जाता है क्लास के अंदर, इस तरीके से वो बात करते हैं वहां पर आपको समझ में आता है कि वो स्कूल चल रही है या फिर व्यापार चल रहा है। आप टिफिन लेकर के जाते हो, सुबह 9 बजे आपको बोला जाता है आपकी सर्विसेज समाप्त की जा रही है, उस भरे हुए टिफिन को घर पर लेकर के आना पड़ता है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं
जो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा हेकड़ी में होते हैं कि किसी की कुछ नहीं सुनते, वो लोग प्राइवेट जॉब में इतनी बातें सुनने के बाद में सर झुका के रखते हैं। तो बिल्कुल। मतलब मुझे यकीन नहीं होता उन लोगों को देख करके कि मतलब वो इंसान झुक गया, वो भी केवल एक जॉब के कारण। सामने वाले के अंदर कोई टैलेंट नहीं है, वो चाहे अनपढ़ होगा, सामने वाले की बॉडी भी नहीं है, लेकिन झुकना पड़ता है। तो उन परिस्थितियों से बचने के लिए जेवीबीएनएल की जॉब बहुत, मतलब मैं ये बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब कोई भी लग जाए, छोटे से बिल्कुल छोटी भी सर। जॉब लग रही है ना, वो बहुत 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 बढ़िया है, फिर आप आगे की प्रिपरेशन करते रह सकते हो। ठीक है, तो रविकांत जी ये बताइए कि इस एग्जाम की सचिन सर। प्रिपरेशन। ठीक है। हाँ, रविकांत जी का भी होना है तो वो मेरे को ध्यान रह गया। आजकल डेली चार पांच इंटरव्यू चल रहे हैं। तो सचिन पारिक जी, पारिक ही हो ना? हाँ जी सर। हाँ, तो सचिन पारिक जी ये बताइए इस एग्जाम की प्रिपरेशन आपने कितने मंथ की, और नोट्स बनाए, प्रिंट आउट निकाले, जॉब के साथ कैसे मैनेज किया, कितने घंटे वर्किंग आवर्स में पढ़ लेते थे, कितने सुबह शाम, और एग्जाम से पहले कितने दिन का ब्रेक लिया? सर जैसे जुलाई 2020 मैंने ज्वाइन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट। तब ऐसी बातें चल रही थी कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, फिर कोरोना काल भी था। तब लगभग तकरीबन 1 साल तक डिस्टर्ब रहा मामला मेरा। इतनी जॉब की, क्यों नई जॉब थी और वो भी घर से 700-800 किलोमीटर दूर। तो वहाँ भी सेट होने में फिर 21 के बाद ऐसा था कि यार वैकेंसी तो आएगी, ऐसे सोर्सेज से पता चल रहा था। तब सीईटी का ऐसा कुछ भी नहीं था। और तब भी मैंने आपका वो कोर्स लिया था सर उसी दौरान, शायद आई थिंक लगभग। 21 ही, शायद मैं सही हूँ तो। हम्म। हाँ, तो उसी दौरान मैंने कोर्स लिया, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अपना जनरल पोर्शन तो मेरा अच्छा था सर, क्योंकि मैं कॉमर्स से तो टच में ही नहीं था बिल्कुल भी 2015 के बाद। तो मुझे जनरल पोर्शन की टेंशन नहीं थी। मुझे ये था कि यार कॉमर्स पोर्शन थोड़ा रिवाइज करूंगा, पढ़ा तो वो है, सीए में भी पढ़ा है। साथ साथ थोड़ा आर एस आर जी एफ एंड आर कुछ अगर कुछ भी स्टार्ट हो, तो मैं थोड़ा थोड़ा कभी जैसे स्कूल से आने के बाद, ऑफिस आवर के बाद आधा घंटा घंटा पढ़ लिया। और कभी देख लिया, कभी छुट्टी हुई तो कभी 1 घंटा देख लिया, मतलब नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं। फिर उसके बाद जब इसको सीईटी में शामिल किया गया, तब मैंने सर बिल्कुल थोड़ा सा सीरियसली होके और कंसिस्टेंसी से पढ़ाई चालू की कि हाँ अभी अब करना ही है। और सीईटी के बाद तो फिर तो बिल्कुल ही पूरा फुल फ्लैश में जब भी टाइम मिलता। अब वर्किंग आवर्स में सर जैसे 2-3 घंटे ही टाइम मिल पाता था। और मेरे पास बीएलओ का चार्ज भी था सर, अपनी जहाँ पोस्टिंग है पंचायत में, बूथ लेवल ऑफिसर। उसमें क्या है कि इलेक्शन से, आप इलेक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े होते हो, पूरा फील्ड का काम रहता है सर, वो भी काफ़ी टफ हो जाता है। तो मुझे ये था कि जब भी छुट्टी हो या गेस्टेड हॉलीडे हो या संडे हो, जब भी हो, तो उसको मुझे यूटिलाइज करना है। आप वर्किंग आवर्स में 2-3 आवर्स बता रहे हैं, या जॉब नहीं, से पहले वर्किंग सुबह शाम वर्किंग बता आवर्स रहे में 2-3 घंटे, हाँ वर्किंग आवर्स में शाम को या सुबह 1 घंटा निकाल लेता, या शाम को एक डेढ़ डेढ़ घंटा, ऐसे नहीं, मतलब 2-3 घंटे वर्किंग आवर्स में पढ़ता था मैं डेली। हैं? वर्किंग आवर्स का मतलब ऑफिस जाने के बाद और घर पर आने से पहले, जॉब के दौरान? नहीं नहीं, जॉब के दौरान नहीं सर, जॉब के दौरान स्कूल में तो नहीं, वो तो वहाँ तो जो ऑफिशियल वर्क है वो करना होता है, वही वहाँ कहना पढ़ाई भी चाह नहीं रहा हो हूँ। पाती थी। मतलब जॉब के बाद, यानी कि 4 या 5 बजे जो स्कूल की छुट्टी होती है उसके बाद, और 10 बजे स्कूल ओपन होता है तो उससे पहले। ठीक है। एक ये फायदा हुआ सर मुझे कि स्कूल का जो टाइम है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जैसे गर्मियों में सुबह 7:30, फिर 1 बजे हमारी छुट्टी हो जाती है। तो उसके बाद दोपहर में आप थोड़ा रेस्ट कर सकते, 2-3 घंटे शाम को पढ़ सकते हैं। तो इस तरह ठीक है, टाइम मिल जाता था। और जॉब से और पहले, एग्जाम से पहले कितने दिन का आपने ब्रेक लिया था? एग्जाम से पहले मैंने जो पीएल मिलती है सर, प्री लीव, जो प्रीवियस लीव, वो मैंने लगभग 25 दिन की ली थी। और उससे पहले ये विंटर वेकेशन भी था, लगभग 10-12 दिन, 15 दिन का हो ही गया होगा। तो ये मानो तकरीबन 40, 35, 40 दिन की छुट्टियां ली थी मैंने सर। ठीक है। 35-40 दिन घर पर रह के मैंने पढ़ाई की थी एग्जाम से पहले। फरवरी ठीक में एग्जाम था, तो जनवरी और 25 दिसंबर से बाद में छुट्टी भरी था सर। ठीक है। तो स्टूडेंट जॉब के साथ थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है। अगर वर्किंग आवर्स के दौरान कुछ भी टाइम मिल रहा है आपको, वहां पर देखो लंबे टाइम नहीं मिलेंगे आपको, आधा घंटा 2 घंटा, जी। हो सकता है आपको 5 मिनट मिल रही हो, 10 मिनट मिल रही हो, 15 मिनट मिल रही हो। तो अगर आपको वर्किंग आवर्स के दौरान 10 मिनट भी मिल रही है, उसका बेनिफिट लीजिए, उसमें प्रिपरेशन कीजिए। हालांकि हमारा मन नहीं करता उस छोटे से ब्रेक में पढ़ने का, लेकिन आप कीजिए। सुबह शाम थोड़ा बहुत टाइम निकालिए, 2 घंटे, 1.5 घंटे, 3 घंटे, जो भी आप निकाल पा रहे हो।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है, एग्जाम से कम 20 दिन आपको ब्रेक जरूर से लेना पड़ेगा। उन 20 दिनों में जो पढ़ाई होगी वो पिछले 3 महीनों में भी नहीं हो सकती है, और सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा। यदि आपकी छुट्टियां बची हुई है वो लीजिए, वरना चाहे पेड लीव पर आपको जाना पड़े, वो सब आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जी सचिन जी सर, ये एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर। हम्म। इसमें ये है कि सर छुट्टी जब भी आती हो, चाहे कोई जैसे हॉलीडे किसी मान लो गुरु नानक जयंती का कोई भी, तो जो वर्किंग पर्सन है उसको ये सोचना होगा कि यार एक दिन छुट्टी है, उसको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। अगर बाकी दिन मैं 3 घंटे पढ़ता हूँ तो उस दिन मैं 6-7 घंटे निकालूं। ऐसा नहीं है कि आप वो मस्ती में मूवी देखने जा रहे हो, या तो तब पढ़ाई नहीं हो पाएगी सर, फिर आप स्टूडेंट अपनी जॉब सब के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार मैंने बताया है कि अगर सैटरडे संडे का ऑफ आ रहा है, उसमें आप 12-12 घंटे निकालिए, तो वीक में 24 घंटे तो आपने वैसे निकाल लिए। बचे 5 दिन, उनमें 2-2 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 10 घंटे, वीक में 34 घंटे निकल गए, जो कि एक जनरल बिल्कुल। स्टूडेंट घर पर बैठा हुआ नहीं निकाल पाता है। इसके अलावा जो भी छुट्टियां वगैरह आ रही है ना, उनको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते ये तो दिवाली की छुट्टी है, ये होली की छुट्टी है, उनको आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, पता नहीं इंटरव्यू पहले आएगा उनका या बाद में आएगा। एक स्टूडेंट जिसकी मैरिज है 3 दिन बाद में, वो रूम पर रेंट पर रूम लेकर के पढ़ रहा है, रिश्तेदार वगैरह सब पहुंच गए, लेकिन उसका एग्जाम है और वो पढ़ रहा है। इतना ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता डेडिकेशन। है। जो रिलेटिव है, जो छोटे बच्चे, उन्होंने पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ रखी है स्कूल वगैरह की, कि 20 दिन चाचा की शादी में ऐश करना है, लेकिन चाचा जी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे भी लोग हैं, इतना आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देवकांत जी ये बताइए, जब एग्जाम दे रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो डिमोटिवेशन फील हुआ क्या? खुद को कैसे मोटिवेट रखा? किस पर्सन ने, किस चीज ने मोटिवेट किया? एक दूसरी बात, जॉब लगने के बाद ये टेंशन खत्म हो जाती है कि अपन बेरोजगार रह जाएंगे, ये टेंशन नहीं रहती, लेकिन भूख या मोटिवेशन कम हो जाता है कि अपन तो ऑलरेडी जॉब में है। 99% बच्चे जो ऑलरेडी जॉब में होते हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते, इसी कमी के कारण कि सैलरी आ रही है, फिर वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। तो खुद को कैसे मोटिवेट रखा? सर इसमें जैसे आपने, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब आप जॉब पर होते हो कई बार आप थोड़ा सुस्त हो जाते हो कि यार ठीक है एक जॉब तो है ही, लेकिन मैं कहीं ना कहीं, चाहे वो पे लेवल की बात हो या कोई, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं था। और मुझे लगता था कि यार आपने सीए की है, एमकॉम की, आप कॉमर्स से हो, तो कम से कम जूनियर अकाउंटेंट तो क्लियर होना ही चाहिए। जैसे मेरे मामा जी भी मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वो कहते थे कि यार तू एटलीस्ट ये, कम से कम ये जॉब है जो डिजर्व करता है, मतलब क्लरिकल जॉब से अच्छी जॉब है जो, इस पर तुझे पहुंचना चाहिए। तो वो मुझे हमेशा से मोटिवेट करते थे इस पेपर के लिए कि आप यार सचिन तैयारी कर, लास्ट टाइम तू रह गया कोई बात नहीं, इतना उस समय नहीं थी तैयारी, पर इस बार जरूर क्रैक कर। तो हमेशा से वो मामा जी मुझे सपोर्टिव रहे हैं, वो खुद भी टीचर हैं। तो इस बात का मुझे हमेशा से, वो फ़ोन पे या फ़ोन करते रहते थे, बार बार पूछते भी थे कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है। तो मैं सोचता था कि हाँ यार, जिस चीज़ को अपन डिजर्व करते हैं वहां तक तो एटलीस्ट अपना 100% दे, आगे जो भी रिजल्ट होगा देखा जाएगा, पर खुद का जरूर 100% मैंने दिया सर। स्टूडेंट, कुछ अच्छे पॉइंट इन्होंने बताए, मैं आप लोगों के लिए आसान करके और अपने पॉइंट ऐड करके बताता हूँ। देखो, इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी है? इस वर्ल्ड की पॉपुलेशन है लगभग 900 करोड़, 9 अरब पॉपुलेशन है, 900 करोड़। और हमें ज़्यादा लोगों से व्यवहार नहीं रखना होता है, फैमिली को छोड़ करके मुश्किल से अपन को 4-5 अच्छे लोग चाहिए होते हैं। तो पहली बात तो आप कंपटीशन देखिए, अपन को 900 करोड़ में से 4-5 लोग चाहिए, तो उसमें से तो आप कम से कम अच्छे लोग ढूंढ ही सकते हो। आपको 4-5 भी अच्छे पॉजिटिव मोटिवेट करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं, तो आपकी कमी है। अगली बात ये है कि जो जानकार लोग हैं, जो मोटिवेटेड है, पॉजिटिव है, वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं, वो आपको, आप में कॉन्फिडेंस भरते हैं। तो पहले तो खुद को ही ये लगना चाहिए कि भाई अपन ने लाइफ में इतनी पढ़ाई की है, अपन अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, स्कूल में अपन टेस्ट में फर्स्ट आते थे, सब इतनी तारीफ करते थे। फिर अपन अपनी करंट पोजीशन देखते हैं कि कहाँ गई वो चीज़ें, स्कूल में अपन टॉप 2 3 4 में हुआ करते थे, आज ये जॉब कर रहे हैं। तो पहली बात तो खुद पर थोड़ा सा अफसोस होना भी अच्छा है, थोड़ा सा डिसअपॉइंट होना भी अच्छा है। फिर खुद की वर्थ को पहचानो, अच्छे लोगों के कनेक्शन में रहो, फिर जाकर के आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कई बार लाइफ में अच्छी चीजें मोटिवेट करती है, कई बार लाइफ में खराब चीजें मोटिवेट करती है।
कई बार ऐसा भी होता है, एक कहानी मैंने पढ़ी थी कि एक पिता थे जो कि अच्छे इंसान नहीं थे, कि शराबी-वराबी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। तो उनके 2 बच्चे थे, एक बच्चा सफल हो गया, एक बच्चा सफल नहीं हुआ। दोनों पर्सन उसी को देख कर के मोटिवेट हुए। एक पर्सन इसलिए मोटिवेट हुआ कि पिता के जैसा बनना है, उन्होंने तो अपन को यही सिखाया है, अपन तो ऐसा ही बन सकते थे। दूसरा इस चीज़ के लिए मोटिवेट हुआ कि मेरे को ऐसा नहीं बनना है। तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग जॉब आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तभी एक स्टूडेंट का कॉल आ रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। उन स्टूडेंट का अभी जो एपी एबीएसटी का रिजल्ट आना बाकी है, उससे पिछली वाली वैकेंसी में इंटरव्यू तक पहुंचे थे वो। उसके बाद से उन्होंने कोई एग्जाम ही नहीं दिया। उनकी फैमिली को लगता है कि हर बार एग्जाम देते हैं और रह जाते हैं, तो इसको कुछ आता जाता नहीं है। अब कौन तो उस स्टूडेंट को उसकी वर्थ बताए कि एपी एबीएसटी में इंटरव्यू तक पहुंचना कितनी बड़ी बहुत बड़ी बात है, बात है सर। और कौन उसकी फैमिली को समझाए कि ये यहाँ तक पहुंचे हैं तो कितनी उनकी वर्थ है। फैमिली 4-5 हज़ार रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है कि वो 4-5 हज़ार रुपए ही खराब जाएंगे। तो मेरी जब उनसे 1-1.5 साल बाद में बात हुई, हमने उनको फ्री कोर्स दिया, ज्वाइन कराया। बस कंडीशन ये कि आपको सारे एग्जाम देने हैं, सारी तैयारी करनी है। और अभी भी इन स्टूडेंट का इसीलिए कॉल आ रहा है क्योंकि वो मोटिवेटेड है। खुद के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, अपनी वर्थ पहचाननी पड़ेगी। स्टूडेंट वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है क्योंकि बहुत अच्छी चीजें निकल करके आ रही है। विवेकानंद वो सचिन जी ये बताइए कि बहुत सारे सीए स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि सीए स्टूडेंट होते हैं, सीए की तैयारी कर रहे होते हैं, फिर किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाते, कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। दो वजह से आते हैं, एक तो 2-3 कारण होते हैं। आजकल बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं जिनका सीए से कुछ भी लिंक नहीं है। उनको लगता है सीए कोई बहुत बड़ी चीज है, तो सीए का पैकेज तो बहुत ज्यादा होता है, ये जूनियर अकाउंटेंट टाइप की गवर्नमेंट जॉब क्यों कर रहे हैं। तो उसका जवाब मैं इसलिए नहीं देता क्योंकि वो क्वेश्चन सीए वाले तो पूछ नहीं रहे, वो बाकी के पूछ रहे हैं, और उनको ये चीज समझाने से भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं समझाता हूँ सीए वाले गवर्नमेंट जॉब में क्यों आते हैं। पहली चीज तो सबसे मेजर इशू ये है कि सीए नहीं हो पा रहा था, पहला रीजन। दूसरी बात, सीए बनने के बाद भी आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी या बिल्कुल। जॉब करनी पड़ेगी। कुछ वो नहीं करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब इजी रहता है। तीसरी बात, गर्ल स्टूडेंट वगैरह है, गर्ल्स सीए है, तो उनके लिए इजी होता है गवर्नमेंट जॉब वगैरह। चौथी बात, गवर्नमेंट जॉब होती है, कोई भी प्रोफेशन उसकी बराबरी नहीं कर सकता है जब तक आप में उस चीज को लेकर भूख नहीं हो। जैसे मेरे केस में टीचिंग बहुत ज्यादा मेरे लिए मैटर करती है तो बात अलग है, वरना गवर्नमेंट जॉब होती है, सोशल प्रेस्टीज भी, आपकी एज बढ़ती जाएगी, मेहनत कम होगी, शानदार सैलरी होगी। सीए में तो लास्ट तक आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा क्वेश्चन ये है सचिन जी की, बहुत सारे सीए स्टूडेंट जब कॉमर्स कंपटीशन की लाइन में आते हैं तो उनको लगता है कि सीए वालों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीए वाला पढ़ा हुआ है, डायरेक्टली एग्जाम दो सिलेक्शन हो जाएगा। हालांकि आपने दो ही सब्जेक्ट सीए लेवल पर पढ़े, अकाउंटेंसी बिल्कुल। और ऑडिट, तो 10 ऑडिट। सब्जेक्ट अलग थे। फिर भी दो सब्जेक्ट की भी बात करें तो वहां पर जो सेम सब्जेक्ट पढ़ा उसकी अप्रोच और यहाँ पर अप्रोच कितना अंतर है। और कोई नया सीए स्टूडेंट कंपटीशन लाइन में आना चाहता है तो वो डायरेक्टली एग्जाम दे सकता है अपनी सीए प्रिपरेशन पर, या अलग से उसको तैयारी करनी चाहिए। आप अपनी अनबायस्ड ओपिनियन दीजिए। सर मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई सीए स्टूडेंट सीए ड्रॉप आउट है, उसने सीए छोड़ के आता है, तो उसको डेफ़िनेटली जो फर्स्ट पोर्शन, जो जनरल पोर्शन जिसको अपन कहते हैं, उसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि उनको लगता है कि एडवांटेज है, तो मुझे ऐसा एक पर्सनल ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि डिसएडवांटेज है। वो मैं बताऊँगा क्यों? जब मैंने सीए छोड़ी, मुझे कैलकुलेटर अलाउड होता है सीए में। मुझे आदत थी कि कुछ भी करना है कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना। जब मैं कंपटीशन लाइन में आया सर, तो वहाँ आपको मैथमेटिक्स अगर और रीजनिंग करनी है, तो आपको बहुत जल्दी सॉल्व करना होता है। तो मेरी कैलकुलेशन बहुत स्लो थी सर, क्यों? मैं कैलकुलेटर को लेकर हैबिचुअल हो चुका था। तो मैं तो ये कहूँगा वो एक डिसएडवांटेज है आपके लिए, एडवांटेज नहीं है। और जो जीके और जो बाकी ग्रामर का पोर्शन है, तो इससे तो आप जो सीए स्टूडेंट है वो बिल्कुल ही अलग होता है। उसको कोई कुछ मतलब नहीं होता हिस्ट्री क्या है, इंडियन हिस्ट्री क्या है, मिडिवल हिस्ट्री क्या है। तो उसको तो वो जीरो से ही स्टार्ट करना पड़ता है। हाँ ठीक है, कॉमर्स एग्जाम है, जैसे जेवीवी न्यूल का सिलेबस है, वहाँ उनको एक एज होता ही है, वो तो है ही सिर्फ कॉमर्स के लिए। और आरपीएससी अगर
अकाउंटेंट की बात करूँ तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर सिलेक्शन रेशियो भी देखेंगे तो आर्ट्स और साइंस के ज़्यादा हैं, कॉमर्स के बहुत कम है सर। और हाँ और यहाँ सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है, उसमें भी अकाउंट्स में थ्योरी ज़्यादा है और ऑडिट भी इतनी नहीं है जितना हम सीए में पढ़ते हैं। यदि अपन तो मैं इस बात उस से एग्री नहीं करता कि सीए स्टूडेंट को कोई आरपीसी अकाउंटेंट में कोई एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। हाँ ठीक है कि थोड़ा कंसेप्ट नहीं क्लियर होते हैं तो थोड़ा एक गो थ्रू होना होता है, वो भी सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट है सर। यदि अपन उन्हीं वैकेंसीज की बात करें जेवीबीएनएल वाले सिलेबस की, जेवीबीएनएल ईएमआरएस एफसीआई वगैरह, तो वहां पर हाँ सीए स्टूडेंट डायरेक्टली एग्जाम देने जा सकता है, या कॉमर्स कंपटीशन की या उस वैकेंसी के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? नहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन सर अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि उसमें भी सर जो जनरल पोर्शन है रीजनिंग मैथमेटिक्स या जीके वो तो आपको प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा। कॉमर्स सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, उस पोर्शन को अलग छोड़ भी दें तो जो अकाउंटेंसी, ऑडिट, कॉस्टिंग, एफएम, इनकम टैक्स है, उनकी अगर बात हाँ करें। बिल्कुल, क्योंकि सर पैटर्न अलग है। वहाँ आप सीए में सब्जेक्टिव करते हो और यहाँ ऑब्जेक्टिव है, तो आपको देखना होगा कि ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर पेपर से किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी हिसाब से आप तैयारी कीजिए। वहाँ ऐसा नहीं है कि आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना रहे हैं या बैलेंस शीट बनानी है। आईपीसीसी की तरह वैसा नहीं है, तो आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, उसकी भी एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे बाकी कंसेप्ट क्लियर होंगे, लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड जरूर देखना पड़ेगा सर कि मैं एमसीक्यू कैसे सॉल्व करूँ अकाउंट्स के। ठीक है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में आप कर रहे हो, पर एमसीक्यू किस तरह सॉल्व करूं, किस तरह 3 ऑप्शन को रूल आउट करना है, क्या है, तो वो चीजें आपको करनी ही पड़ेगी सर। ठीक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन को मैंने देखो बिल्कुल स्पेसिफिक रखा, टीआरए जीआरए के रिगार्डिंग भी मैंने केवल उन दो सब्जेक्ट पर बात की, अकाउंटेंसी और ऑडिट, जो वहां पर पढ़े थे। फिर हम जेवीबीएनएल वाले सिलेबस पर भी आए, उसमें भी जर्नल पोर्शन की डिफिकल्टी हटा दें, केवल उस पर आए। बिल्कुल स्पेसिफिक टू द पॉइंट मैंने रखा। देखो, दुनिया भर के सीए स्टूडेंट से हमने बात की है, धीरे धीरे आपके सामने वीडियोज भी आ रहे हैं। देखो, एग्जाम तो आपके टाइम पर ही होगा, 3 महीने बाद एग्जाम होने वाला है, 3 महीने बाद ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि आप सीए स्टूडेंट हो जल्दी होगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ये सोच करके 3 महीने बाद एग्जाम दीजिए कि मेरे को पहले से ही आता है, या फिर 3 महीने पूरी तरीके से डेडिकेट कीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। अगली बात, कंपटीशन एग्जाम में अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग टाइप की नॉलेज वो चेक करना चाहता है। वो नहीं जानना चाहता कि सीए बनने के बाद आप किस तरीके से काम करोगे, कैसे टीडीएस कैलकुलेट करोगे, वो सब वो जानना ही नहीं चाहता है। यहाँ पर वो बेसिक चीजें जानना चाहता है। तो यहाँ पर करने का तरीका अलग होता है। बिल्कुल बेसिक से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और जो जनरल पेपर वगैरह की डिफिकल्टी है वो तो आएगी ही आएगी। फिर भी मैं मानता हूँ सीए स्टूडेंट को बेनिफिट रहता है अदर स्टूडेंट से। वो बेनिफिट इस वजह से रहता है कि पहली बात तो आपने एक टफ कोर्स की प्रिपरेशन की होती है, तो आपका माइंड उस तरीके से प्रिपेयर होता है। बिल्कुल सर, दूसरी बात, आपकी सीटिंग कैपेसिटी होती है, आपको पता होता अच्छी है हो जाती है कि सर। आपने आईपीसीसी के 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, तो आपको पता है कि 2.5 महीने के अंदर इतना बड़ा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। आप फालतू की चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। उन चीज़ों का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कंटेंट का, या फिर याद है या आता है, उसका मुश्किल से 20% बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अपने पढ़ने की अप्रोच ही अलग होती है। अलग होंगी। ठीक है रविकांत जी, ये बताइए कि सीएमजे से आप कब सचिन जी जुड़े? सर। ठीक है सचिन जी। स्टूडेंट, बार बार ये मिस्टेक हो रही है क्योंकि डेली 5-6 इंटरव्यूज हमारे चल रहे हैं, और स्टूडेंट आपको पता है 100 के लगभग है, और कम से कम मतलब 40-50 स्टूडेंट के वीडियोज आने ही हैं, कोशिश करेंगे सभी के आए। तो उस वजह से ये मिस्टेक हो रही है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो सचिन जी, ये बताइए सीएमजे के बारे में आपको कब पता चला, कैसे पता चला, जुड़ने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या अच्छा लगा, क्या कम अच्छा लगा, क्या हम और इम्प्रूवमेंट करें? जी सर, सीएमजे के बारे में सर मुझे यूट्यूब के थ्रू ही पता चला। और अभिषेक सर ने शायद उनकी यूट्यूब वीडियो देखी मैंने तब, कि वो सीएस भी हैं और सीए फाइनलिस्ट रह चुके हैं। तब उस टाइम जब जेवी नील का जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स लिया, तब पहली बार ही मैं सीएमजे से वाकिफ हुआ। तो मैंने सोचा कि यार कॉमर्स में उस टाइम मटेरियल बहुत कम था सर, कॉमर्स में कंपटीशन के लिए या इस लाइन में। तो मुझे रिलायबल लगा कि हाँ ये सीए स्टूडेंट्स हैं, इनको वो अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, बजाय मार्केट में वो हवाबाजी करने वाले कुछ ऐसे थे उनके बजाय। तब मैंने कोर्स लिया, तो मुझे कोर्स में सबसे अच्छी बात लगी सर कि आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाते हो, वो एक टू द पॉइंट पढ़ाना कि आपको कंपटीशन में अप्रोच कैसे रखनी है। मैंने क्लासेस में भी देखा, आप बार बार ये बताते थे, खासकर बिजनेस की क्लास में आप मैंने ली जो,
तो उसमें ये बताते थे कि सीए में आप पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो और इसमें आपको कैसे करना है। आपको कोई आपने एक बार बोला भी था कि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, आपको सिर्फ जॉब लेनी है। तो ये जो चीज़ थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और इम्प्रूवमेंट तो सर ठीक है, मेरे हिसाब से तो बेस्ट था, अभिषेक सर हो चाहे आप हो, अच्छा ही कंटेंट दिया है आपने हमेशा। और जो पीडीएफ थी या जो टेस्ट सीरीज थी वो बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की, तो वो भी बढ़िया मुझे लगा सर। और यूट्यूब पर भी मैं एमसीक्यू के वीडियो डाल रखे थे अभिषेक सर ने कुछ, वो भी लगाता था, तो वो भी अच्छे कंटेंट थे सर। तो स्टूडेंट दो तीन अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई। देखो पहली चीज़ तो हम ये करते हैं, हम हमारी मार्केटिंग को और जो हमारा कंटेंट है उसको बिल्कुल सेपरेट सेपरेट रखते हैं, चीज़ों को आपस में मिक्स नहीं करते हैं। जहाँ पर हमें मार्केटिंग करनी है हम ये बोल करके खुले हम मार्केटिंग करते हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम ऑफर चला रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बिजनेसमैन नहीं है, पैसा कमाना पर्पज नहीं है, या फिर हम मार्केटिंग नहीं करते। जहाँ पर करनी है वहाँ पर करते हैं। लेकिन जहाँ पर कोर्स है, कोर्स के अंदर अगर कोई 5 मिनट का भी वीडियो है तो उस 5 मिनट के वीडियो में आप ये मान करके चलो 300 सेकंड होती है, तो 295 सेकंड का आपको कंटेंट मिलेगा। 5 सेकंड में बस यही होगा कि आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। यूट्यूब पर आप वीडियोस देखोगे 3-3 घंटे के वीडियोस होते हैं, उसको लेकर के आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा मुश्किल से 35-40 मिनट का ही वो कंटेंट है। तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, हम एग्जाम के अकॉर्डिंग करवा रहे हैं। पहले हम सीए सीएस को पढ़ाते थे, हमने लगभग 2017 2017 या फिर आप मान सकते हो 15 तक हमने सीए सीएस को पढ़ाया। उसके बाद हमने खुद कंपटीशन एग्जाम दिए, उनमें सिलेक्शन लिया, उसके तरीके को समझा, पैटर्न को समझा, फिर हम उस लाइन में आए। जब सीए सीएस को पढ़ाते थे तो उसके पैटर्न का बिल्कुल डीप रिसर्च करके हम कराते थे। बाकी कंपटीशन एग्जाम है तो चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि हम इस लेवल पर आ गए अब करने की ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यूसली करना ही पड़ेगा। 2021 में जेवीवीएनएल में हाईएस्ट सिलेक्शन के बावजूद पूरी ऑडिट हमने चेंज कर दी, अकाउंटेंसी को अधिकतर चेंज कर दिया, कोस्टिंग को नया किया, तो एफएम बिल्कुल नहीं डाली। तो इम्प्रूवमेंट तो आपको भी करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा। आप ये मान करके चलो कि पिछली बार जेवीबीएनएल में इतनी मेहनत कर ली थी, इस बार कट ऑफ पिछली वाली से भी ज़्यादा जाएगी। टीआरए जीआरए में आपने देखा पिछली बार वाला पेपर और इस बार वाले पेपर में 50 गुना का अंतर फर्क था। था। तो सचिन जी बस मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट है जो एग्जाम देते रहते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, किनारे पर पहुंच जाते हैं और सारे काम रुके हुए होते हैं उस गवर्नमेंट जॉब के कारण। तो आपने अपनी स्टडी लाइफ से जो भी सीखा उसके बेसिस पर कुछ लास्ट वर्ड, टिप्स, स्ट्रेटेजी कुछ आप बताना चाहें उनको। सर मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये कहना चाहूँगी, जो भी एस्पिरेंट्स है वो कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की या कुछ भी, या पीएसयू, तो उनका फोकस एक एग्ज़ाम पर रहना चाहिए नहीं सर। मैंने कुछ स्टूडेंट को देखा कि वो जैसे पटवारी का फॉर्म भी भर रहे हैं और एसएससी सीजीएल भी भर रहे हैं, आईबीपीएस भी भर रहे हैं, कोई टीचिंग अगर बीएड कर रखी है तो वो रीट का भी भर रहे हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए सर। आपका एक फोकस, आजकल वो दिन नहीं है सर कि आप मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी एक साथ कर लो। आपको क्यों, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टेस्ट सीरीज या कोर्सेज जितने भी हैं, तो आपको एक एग्ज़ाम पर फोकस करके उसकी तैयारी करनी ही पड़ेगी। हाँ ठीक है, कभी कभी डिसअपॉइंटमेंट आती है, पर इसमें कंपटीशन में यही सूत्र है सर कि आप बस लगातार लगे रहो, कंसिस्टेंसी। अब मैंने 15 में तैयारी शुरू की, सक्सेस मुझे 18 वाले एग्जाम में मिली जेवीएनएल में, और उसके बाद लगातार मेरी तीसरी जॉब है सर ये। अब तीसरी गवर्नमेंट जॉब है तो वो ठीक है, एक बार कभी किसी को 2 साल लग जाते हैं, किसी को 3 साल, किसी को कोई 1 साल या 6 महीने में भी जॉब ले लेता है, वो वैरी करता है, उसमें आप नहीं कह सकते। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी जरूरी है सर, लगातार आप टेस्ट सीरीज दीजिए और टच में रहिए। ऐसा नहीं है कि आपने 6 महीने छोड़ दिया बीच में, बिल्कुल भी कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए आप लगातार। और एग्जाम नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए कभी भी। तो हमेशा मेरी तैयारी लगभग सर 15 से लेकर 20 तक कंटिन्यू ही रही है। 20 वाली जॉब या ये कि जेवीएनएल के बाद हाँ मेरी डिस्टर्ब जरूर हुई थी। उसके बाद ये मान लो 15 से लेकर 2019 फरवरी तक 4 साल कंटिन्यू पढ़ा हूँ सर मैं, जनवरी ठीक 15 से फरवरी 19। ठीक है। तो स्टूडेंट इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट तो इन्होंने ये बताया कि सिंगल एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ये सिंगल एग्जाम नहीं, कॉमन सिलेबस कहना चाह रहे हैं। हाँ एक ही जी सिलेबस बिल्कुल, के कॉमन बेसिस सिलेबस पर सर। एक ही सिलेबस के बेसिस पर बहुत सारे एग्जाम हो रहे हैं, तो एग्जाम उनकी आप प्रिपरेशन जरूर कीजिए।
कॉमर्स में जेवीबीएनएल वाले सिलेबस को बेस मान करके प्रिपरेशन कीजिए। मिनिमम 70% सिलेबस सेम रहेगा। 10 में से 8 एग्जाम में 30% या 20% आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस एग्जाम में इनका सिलेक्शन हुआ है, इसी वीडियो को आप फिर से देखना, तो इन्होंने बताया था कि उस एग्जाम में इनको ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ने नहीं पड़े, पिछले वाले एग्जाम का बेनिफिट मिला है। तो ये मत सोचना कि इन्होंने तो एक एग्जाम बोला था, अपनी इंटरप्रिटेशन निकाला। इनका खुद का सिलेक्शन जिस एग्जाम में हुआ था, उस एग्जाम की प्रिपरेशन कम की थी, लेकिन सिलेबस सेम था, नहीं, उसका बेनिफिट मिला। दूसरा सिलेबस सेम इंपॉर्टेंट, हो सर, मेरा कहने का मतलब यही था कि बिल्कुल जहाँ सिलेबस सेम हो उसी की ही आप रखो। नहीं, बिल्कुल मैं थ्योरी का टीचर हूँ, और मैंने क्या है, सीए फाइनल, आईपीसीसी और सीपीटी लेवल पर लो बहुत ज़्यादा पढ़ा है। तो मैं एक ही बार में समझ जाता हूँ उस वर्ड का क्या मतलब है, पूरा अपन उसका निष्कर्ष निकाल लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए। देखो, दो में से एक रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। सबसे बड़ी रिस्क ये होती है, कोई भी रिस्क नहीं लेना, वही सबसे बड़ी रिस्क होती है। नाव या जहाज की रिस्क तब होती है जब वो चलती है पानी में। रिस्क नहीं लेनी, किनारे पर ही रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। दो में से एक रिस्क लेनी है। पहली रिस्क ये है, कोर्स ले लिया, वैकेंसी डिले हो गई तो अपने तो पैसे खराब जाएंगे। इन्होंने जेवीबीएनएल 2021 का कोर्स लिया, एग्जाम ही नहीं दिया। दूसरी रिस्क ये है, नोटिफिकेशन आएगा, आप एग्जाम भी दोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि टाइम नहीं बचेगा। दूसरे बच्चे पहले से कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। एक रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। तो बढ़िया तो यही है, कम से कम यही तो होगा कि एग्जाम डिले हो जाएगा। ऐसा नहीं होता कि वैकेंसी नहीं आ रही, होता ही नहीं है। दूसरी वैकेंसी आएगी। आपने जेवीबीएनएल का बिल्कुल। कोर्स लिया और वैकेंसी आएगी ना, कॉमन सिलेबस के बेसिस पर। अगली बात, कंटिन्यू प्रिपरेशन रखिए, कंटिन्यूसली। देखो, मैंने एवीबीएनएल 2018 का एग्जाम दिया था, मैंने केवल 20 ही दिन पढ़ा और थर्ड रैंक के साथ सिलेक्शन हो गया। उसका एकमात्र कारण ये था, मैंने लाइफ में कभी भी, मतलब मैं टीचिंग से या स्टडी से दूर नहीं हुआ। मैंने लगभग, वैसे 12th क्लास से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, जब मैं 12th क्लास में था, या प्रॉपर तरीके से बात करें तो सितंबर 2009। तब से लेकर आज का दिन है, बीच में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने किसी को नहीं पढ़ाया हो। ऐसा हो सकता है कि बीच में एक दो दिन की छुट्टियां आ गई, दिवाली की, होली की, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे पास स्टूडेंट नहीं हो। मतलब चाहे एक स्टूडेंट रहा हो, कुछ भी रहा हो, तब से लेकर अब तक। तो बीच में गैप मत आने दीजिए। गैप का मतलब है, आप एक लाइन को तोड़ करके बीच में से हट गए, फिर आप फिर से लाइन में लगना चाहते हो, पीछे से लगना पड़ेगा। कंटिन्यूसली कीजिए। किसी दिन पढ़ने का मन नहीं है ना, तो बस बुक को ओपन कीजिए, जो पिछले दिन पढ़ा था 5 मिनट में रिवाइज कीजिए, बंद करके सो जाइए। लेकिन ऐसा मत कीजिए, जैसे किसी दिन आपका नहाने का मन नहीं होता है तो आप मुंह हाथ धोते हो, ड्राई क्लीन करते हो, लेकिन उस रूटीन को तो नहीं तोड़ते हो कि ऐसे ही पड़े रहते हैं। वो काम मत कीजिए। चाहे कुछ भी पढ़िए, पढ़ते रहिए। और स्टूडेंट, जो कॉमन सिलेबस वाला पॉइंट है ना, वो ये मान लीजिए आपको एक तरीके से रामबाण वाक्य मिल रहा है। चाहे आप कॉमर्स हो, आर्ट हो, साइंस हो, किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉमन सिलेबस के बेसिस पर साल में 4-5 एग्जाम दीजिए, 2 साल में इजीली सिलेक्शन होगा। तो सचिन जी, आपको और आपकी फैमिली को फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन, और बहुत बढ़िया बढ़िया बातें आपने श्रोताओं को बताई। हम उम्मीद करते हैं कि थोड़े टाइम के बाद एक स्टूडेंट आएगा जो बताएगा, सचिन जी का वीडियो देखा था, उस वीडियो से मैं इंस्पायर हुआ, पहले ये मिस्टेक कर रहा था, अब नहीं की, इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ। और मुझे और रविकांत जी और इनकी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुशी होगी ये सुनकर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, बिल्कुल सर, ये होता है तो बहुत अच्छी बात।